ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से होती है जब एक फीमेल ओवा या ओवम फर्टिलाइज होता है एक मेल स्पर्म से, फिर बनता है जाइगोट उन दोनों के मिलाप से, और जाइगोट से बनता है सेल्स का एक गुच्छा या खलियों का एक गुच्छा जिसे कहते हैं मॉर्यूला, और फिर मॉर्यूला आगे डेवलप होते होते फीटस बनता है, और फीटस आगे जाकर एक न्यूबॉर्न बेबी बनकर इस दुनिया में जन्म लेता है, और जन्म के बाद शुरू हो जाता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वहाँ से ही हमारा भी शुरू हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। जी हाँ, न्यूबॉर्न के बाद वो अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड के मज़े लेता है, और वहाँ से गुज़रते हुए अपने माँ बाप से हासिल करदा तवारुसी खुसूसियात या अपने माँ बाप से हासिल की हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर माहौल या इन्वायरमेंट के असर के साथ अपनी शख्सियत की तामीर करता है, अपने पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यही कुछ आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस करते हैं, आई मीन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, तो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और इसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे आपके कमेंट्स का तो मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वैसे तो कई फैक्टर्स हैं, वैसे तो कई अवामिल हैं जो डेवलपमेंट पर या नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अगर हम उन सब फैक्टर्स या अवामिल को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो आकर दो फैक्टर्स में सम अप हो जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ दो फैक्टर्स में सम अप होते हैं, एंड दोस टू फैक्टर्स आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स? वन इज हेरिडिटी, यानी इसे हम तवारुस भी कहते हैं, और दूसरा है एनवायरनमेंट या माहौल। तो याद रखें कि जो ग्रोथ पर या डेवलपमेंट पर असरअंदाज होने वाले जो दो फैक्टर्स हैं, दोज टू फैक्टर्स आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये दो फैक्टर्स को हम डिटेल में जानने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी या तवारुस यानी अपने माँ बाप से हासिल होने वाली खुसूसियात। तो चलिए देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। मैं आपको लिए चलता हूँ एक यूकैरियोटिक सेल के पास। जी हाँ, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा टच करके निकलेंगे। दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल एंड हियर इट इज़ द न्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है, मरकज़ा है, वहाँ पर आपको पाए जाते हैं जीन या जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के साथ होता है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जो जीन होगा, ये जीन को कैरी करने वाले होंगे क्रोमोसोम। तो अब आप देखिए, ये जो सेल है, सेल आगे जाकर क्या बनाता है? टिश्यूज बनाता है। टिश्यूज आगे जाकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स आगे जाकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म बनता है। आप और मैं ये ऑर्गेनिज्म हैं। अब देखिए, ये एक सेल, व्हाट आर सेल्स? ये क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी बॉडी का। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल। एक खलिया है।
तो ये खलिए मुनज़्ज़म होकर बाफ्तें बनाते हैं, फिर आज़ा बनाते हैं, आज़ा का निज़ाम बनाते हैं और एक अज़विया कंप्लीट बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा एलाबरेट कर लेंगे हेरिडिटी के अंदर ही, तो जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन होगी, वो जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन होगी वो जो है, जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन होगी वो अपने अगली नस्ल में वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो फीमेल होंगे वो XX क्रोमोसोम रखेंगे और जो मेल होंगे वो XY क्रोमोसोम रखेंगे। जब X और X मिलता है तो फिर फीमेल बनती है, और X और Y जब मिलता है तब बनता है एक मेल। सो ये तो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको जेनेटिक्स का, और बहुत सारी डिटेल्स में आप पढ़ चुके हैं, बट यहाँ से मैंने इसको हेरिडिटी में इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा और हमें उसको ब्रश अप कर लेते हुए आगे बढ़ें। अभी तक हमने पढ़ रखा है कि जो जीन्स होते हैं वो किसी फ़र्द या किसी इंडिविजुअल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का ज़िम्मेदार होता है या उस पर असरअंदाज होता है। जैसे कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप देखें कि जो ड्वार्फ या पस्त खद के पेरेंट्स होंगे, माँ या बाप दोनों भी अगर पस्त खद हैं, तो उनकी नस्ल में भी पस्त खद या ड्वार्फ निकलने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं, मेल एंड फीमेल, मियाँ बीवी अगर डॉक्टर हैं, तो वो उनकी जो नस्ल होगी वो उस मेडिकल फील्ड की तरफ उनको रग़बत होगी, वो उनका रुझान या उनका एप्टीट्यूड उधर की जानिब होगा। तो इसी तरह से आप कोई और भी अगर यहाँ पे ऑक्यूपेशन या पेशा ले लें, तो वो जेनेटिकली वो इंफॉर्मेशन के साथ हम हमारे पेरेंट्स से हेरिडिटरी तौर पे या तवारुसी तौर पे बहुत सारे खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होते हैं। तो उसके साथ अब यहाँ पे पढ़ना ये है कि डेवलपमेंट जो है वो उस पर ये किस तरह से असरअंदाज होता है। जो हेरिडिटी है उसका इजहार दो तरीके से होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मटेरियल वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स एज जेनेटिक हेरिटेज, यानी वो जेनेटिक मटेरियल या वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमें पेरेंट्स की जानिब से मिलता है एज ए जेनेटिक हेरिटेज इज कॉल्ड जीनोटाइप। देखेंगे। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। फिनोटाइप वो है जो एक इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप एक्सप्रेस करता है, यानी जीनोटाइप का इजहार फिनोटाइप है। दैट्स ऑल। तो आइए और इसको गहराई में देखते हैं कि जीनोटाइप का इजहार कैसे होता है और फिनोटाइप का इजहार कैसे होता है। अब यहाँ देखिए, फिनोटाइप में बंदे के फिजिकल ट्रेट्स या यूं कहिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसे कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो फिनोटाइप का। फिनोटाइप क्या है? इजहार है जीनोटाइप का। ठीक। तो यहाँ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे एज, हम देखेंगे एज, नंबर 2 हाइट, नंबर 3 वेट, नंबर 4 स्किन कलर, जी हाँ ये भी आएगा। नंबर 5 है आई कलर, और साथ ही साथ हम देखेंगे हेयर कलर। तो ये सब के सब ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल थिंग्स, ये सब के सब आप ऑब्जर्व एंड मेजर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल थिंग्स आर, फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का इजहार, यानी एज, हाइट, वेट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये भी हम पेरेंट्स से एज ए जेनेटिक मटेरियल हासिल करते हैं। जी हाँ। और जीनोटाइप क्या है? आइए देखते हैं। तो जीनोटाइप क्या है? किसी भी बंदे का साइकोलॉजिकल
ट्रेट्स या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे भाई, क्या होंगे? नंबर 1 इज इंटेलिजेंस, नंबर 2 इज इंटरेस्ट, नंबर 3 इज मेमोरी, नंबर 4 इज remembering capacity, और इसी तरह लर्निंग एबिलिटीज। जी हाँ, ये सबसे अहम है, ये जीनोटाइप ही में आती हैं, और एप्टीट्यूड्स। तो यहां पे देखिए, मैं एक और बार आपको समअप कर देता हूं कि जो डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंसिंग करने वाले दो चीजें हैं, वन इज हेरिडिटी एंड द सेकंड वन इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो हेरिडिटी, दो तरीके से हेरिडिटी का इजहार होता है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से हम तक आता है, वो क्या आता है? इंटेलिजेंस। अगर पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंस है तो उनका इंटेलिजेंस, फिर उनके इंटरेस्ट लेवल्स, उनकी तरह की मेमोरी, उनकी तरह का रिमेंबरिंग कैपेसिटी या जो भी सलाहियत होगी, और साथ ही साथ लर्निंग एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। तो ये कॉमनली जीनोटाइप में आता है, और ये तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते। यू कैन असेस, ये चीज़ों को आप असेसमेंट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। आप इसको असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसके इजहार को। जैसे एज है और हाइट है, पेरेंट से आई हुई चीज़, आप उसको मेजर कर सकते हैं। हाँ भाई, बंदा 6 फीट 100 इंच का है। एंड वेट को भी आप मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह स्किन कलर, eye color, hair color are also visible things, but you cannot see this. तो जो psychological material जो होगा, that is called genotype and phenotype. I think you got my point. And is that clear everyone? अगर आपको clear है या ये समझ में आ चुका है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर जो है इस बारे में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। तो ये जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट के जिम्मेदार भी होते हैं, और हमें कुछ लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं। जीन्स लिमिट आवर डेवलपमेंट, बट लेकिन एनवायरनमेंट, ये इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते। इसके असरअंदाज होने पर, इसके ये फैक्टर के इफेक्ट करने पर कोई लिमिटेशंस नहीं होते। तो मैं इसकी मिसाल में आपको दे दूं कि एक बंदा है जिसके पेरेंट्स भी लो इंटेलिजेंस लेवल रखते हैं, माँ बाप दोनों का भी इंटेलिजेंस लेवल एवरेज है या एवरेज से कम है, लो है। वो बच्चा उसी माहौल में पैदा होकर पलता है, बढ़ता है और वहाँ खेलता कूदता है उसी माहौल में। तो ये बहुत ही इसका ज़्यादा चांसेस है कि वो भी उन्हीं की तरह के पैटर्न पे जवान होगा, बूढ़ा होगा, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो अगर बंदे का हेरिडिटरी के साथ साथ एनवायरनमेंट में चेंजेस लाए जाए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वही बंदे को जो अपने पेरेंट्स के साथ उसी माहौल में रह रहा था, उसे वहाँ पर से उठाकर हम अगर किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पर उसे सुबह में एक्सरसाइज करवाई जाए और उसके फौरी बाद अच्छा न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस नाश्ता दिया जाए, साथ ही साथ उसके पीछे अच्छे और बहुत ही बेहतरीन टीचर्स लगाए जाएं, फिर उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल तरीके से उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको और बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो यकीनन चंद सालों के बाद माहौल का या एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा और उसका जो लर्निंग कर्व है, सीखने का जो रफ्तार है और उसका परसेप्शन लेवल है वो ज़रूर चेंज होगा ना। अब आप देखिए किसी आप एकेडमी में, यूँ समझिए कोई कराटे एकेडमी में ही ज्वाइन हो जाए, तो उसके ज्वाइन होने से लेकर उसके कोर्स ख़त्म करने के बाद फिजिक बॉडी
और उसका साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम पहले उसका असेसमेंट कर लें या जांच लें, फिर उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक बार आप जांचें तो यू फाइंड द चेंज, इज़न्ट इट? चेंज पाएंगे ना आप? तो इसी तरह से माहौल एक बहुत ही या एनवायरनमेंट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, और ये डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट लीड्स टू पॉजिटिव effect on development, isn't it? अभी हमने जो भी बातें तस्करा की हैं एनवायरनमेंट के बारे में, सो हियर दिस ये जो जुमला है ये कंक्लूड करता है कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट लीड्स टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा पर माहौल तब्दील करने से मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग देखिए अपने माहौल से छोड़कर जब किसी दूसरे माहौल में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, उनका सोचने का तरीक़ा बदलता है। बड़े भी हमारे कहते थे कि भाई फलां बंदे के सोहबत में ना फिरा कर, मीन्स फलां बंदे की सोहबत या वो माहौल ही तो है कि हाँ तुम इनके साथ रहा करो, इनसे दोस्ती किया करो, उनसे ना करो, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दैट थिंग। तो माहौल के असरात क्या होते हैं ये हमने बड़ों से भी सीख। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को याद रखिए, जो पेरेंट्स का भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, गुड हैबिट्स और इसी तरह के बहुत सारे गुड ट्रेट्स या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, तो दैट बंदा, दैट पर्सन विल बिकम अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी का या बैलेंस्ड पर्सन बनेगा जो सोसाइटी के लिए कारआमद होगा, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो पेरेंट्स के घरों में अब्यूजिव लैंग्वेज, जी हाँ अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज या क्राइम होता हो या कोई इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हो, तो यकीनन वहाँ ऐसे माहौल में पलने वाला जो बंदा होगा वो भी इम्बैलेंस्ड पर्सन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस एनकरेजमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, गुड हैबिट्स is also a kind of environment, and because of the motivation, encouragement and the good habits, the child or the person becomes a balanced personality. So vice versa, अगर यहाँ पे देखें abusive language, गाली गलौज हो रही है और जो है फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारा टेंस्ड है, तनाव है और जायदाद के झगड़े हैं, तो बच्चा कोरा कागज़ होता है, जो सीखे, जो माहौल में जो देखेगा, जो सुनेगा वैसा बनेगा और दुनिया को उसी नज़र से देखेगा। एक और बार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा, डेवलपमेंटल डायरेक्शन भी चेंज होगा। जी हाँ, अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसका जो एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसका जो डायरेक्शंस है वो भी चेंज हो जाएंगे। डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो होंगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो जो डेवलपमेंटल डायरेक्शंस होंगे वो भी चेंज होते जाएंगे। जैसे हम सुनते रहते हैं आमतौर पे कि भाई वो बंदा तो 10th क्लास तक क्लास टॉपर रहा, पता नहीं इंटर में उसे क्या हो गया, वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया।
अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और वो बिल्कुल अपने एक नए पीयर ग्रुप या फ्रेंडशिप के साथ लगा हुआ है और बहुत सारी बुरी आदतें उसके अंदर आ गई हैं। वाई, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्यों एक बंदा 10th तक बिल्कुल एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होता है, फिर 2 साल में उसके साथ क्या होता है कि वो पढ़ाई छोड़कर एक इम्बैलेंस्ड और नॉन प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाता है। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमने शुरुआत की सेल से, जीन के बारे में हमने बात की और हमने बात की जो असल फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, बाकी उससे तमाम रिलेटेड फैक्टर्स हैं और वो 2 फैक्टर्स हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी को का इजहार 2 तरीके से होता है, एक होता है जीनोटाइप एंड एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप वो जेनेटिक मटेरियल है जो हम पेरेंट्स से हासिल करते हैं, फिनोटाइप वो है जो ये जेनेटिक मटेरियल का इजहार मेजरेबल कंडीशन में होता है। साथ ही साथ हमने एनवायरनमेंट की बात की और एक कंक्लूजन में हमने लिखा कि एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डेवलपमेंट पर असरअंदाज होता है। यहाँ पर हमने कंक्लूड की कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट लीड्स टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। और चेंज ऑफ, यहाँ पे गुड एनवायरनमेंट मुझे लिखना चाहिए था, चेंज ऑफ गुड एनवायरनमेंट। अगर बंदे को गुड एनवायरनमेंट मिला तो वो बैलेंस पर्सनालिटी बनेगा और अगर बैड एनवायरनमेंट मिला तो वो इम्बैलेंस पर्सनालिटी मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं टेट की और चौथी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत है, उससे एनर्जी मिलती है आपके लिए और बहुत कुछ करने की। मिलते हैं अगले